हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको मैराथन का पार्ट 2 दे रहा हूँ। इस पार्ट 2 के अंदर हम अपनी फर्स्ट बुक को कंप्लीट कर लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को। मैंने आपको एडमिशन तक करा दिया था पार्ट 1 में। आज हम करेंगे रिटायरमेंट से चालू। कोई फालतू का टाइम वेस्ट नहीं, कोई बकवास नहीं, सीधा पार्ट 2 पे आते हैं। हम आज यहाँ पे शुरू कर रहे हैं रिटायरमेंट। क्या शुरू कर रहे हैं बेटा? रिटायरमेंट। बेटा एक बार छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं आपको रिटायरमेंट समझाता हूँ होता क्या है। देखो, 3 पार्टनर काम कर रहे हैं, ए बी और सी। मान लो 3:2:1 की रेशो में ये पार्टनर्स काम कर रहे हैं। ठीक है जी। सी पार्टनर कह रहा है मुझे भैया रिटायरमेंट चाहिए, मुझे अपने बीवी बच्चों के साथ खेलना है। ठीक है, तो अब मुझे दे दो रिटायरमेंट, अब मैं और काम नहीं करना चाहता। तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जब सी जाएगा, सी को पहले 1/6 मिल रहा था शेयर। अब इस शेयर का क्या होगा? ये 1/6 ए में और बी में बढ़ जाएगा, दैट्स इट। क्योंकि बचे पार्टनर तो वही है ना, ए और बी में बढ़ जाएगा। तो यहां से एक थ्योरी निकलती है क्या, कि जो सी है इज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सी इज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, एंड ए और बी इज अ गेनिंग पार्टनर। कौन से पार्टनर है ए और बी? गेनिंग पार्टनर बेटा। तो रिटायरमेंट के केस में जो पार्टनर बचते हैं वो गेनिंग है और जो जा रहा है वो सैक्रिफाइसिंग। और आपको एक चीज पता है, मैंने आपको एडमिशन में बताया था कि जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कुछ देना पड़ेगा, और उसे हम क्या बोलते हैं? गुडविल का शेयर। गुडविल का शेयर देना पड़ेगा। क्या किसी को कोई भी दिक्कत? क्लियर है? अब जी गेनिंग पार्टनर कौन है? ए और बी। और सैक्रिफाइसिंग कौन है? सी। तो ये दोनों पार्टनर सी को कितना देंगे? भाई सी का 1/6 है, सी को गुडविल का इतना हिस्सा मिलेगा, बट किस रेशो में मिलेगा? ए और बी दे देंगे अपनी गेनिंग रेशो में। जिस रेशो में इन्होंने गेन करा है ना, उस रेशो में इनको ये शेयर मिल जाएगा। चलो एक एग्जांपल करें। एक एग्जांपल करते हैं छोटा सा। सेम ले लेते हैं ए बी और सी। जस्ट अ सेकंड, मेरा कैलकुलेटर ले लूं। भाई मेरा कैलकुलेटर देखना, यहीं पड़ा होगा बड़ा, बैग बैग के आगे हटा के देख लो। है हाँ जी, ए और बी 3:2:1 के अंदर अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं। ठीक है जी, ये आ गया अपना कैलकुलेटर। अब सी भाई है, सी रिटायर हो गया। ठीक है जी, सी हो गया रिटायर। सी का शेयर था 1/6। ठीक है, अब फर्म की जो गुडविल है बेटा, मान लेते हैं फर्म की गुडविल 2 लाख रुपए है। ठीक है, 2 लाख रुपए। अब इनकी गेनिंग रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। सबसे पहले कि भाई सी जो गया है, सी ने कितना कितना इनको दिया, मतलब कैसे कैसे इन्होंने गेन करा। चलो निकालते हैं। भाई ए को पहले कितना मिल रहा था? ए को पहले मिल रहा था 3/6, बट सी के जाने के बाद ए को कितना मिल रहा है? सर 3/5। गुड, आ जाओ देख लेते। ए गेनिंग है सैक्रिफाइसिंग? 30, 6 5 3 जा 15 माइनस 6 3 जा 18। बेटा ये नेगेटिव आ गया, -3/30। इसका मतलब ये बंदा गेन कर रहा है। बी को पहले 2/6 मिल रहा था, बट अब कितना मिल रहा है? 2/5। 30 10 माइनस 2/30, ये भी गेनिंग है। कोई दिक्कत? बेटा सी तो ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग हो गई, 1/6 से ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग हो गई। ठीक है, तो इनकी गेनिंग रेशियो क्या होगी बेटा? 3:2, दैट्स इट। चलो जी, अब गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा यहाँ पर? देखो जी, आप बोल रहे हो सर सीधा गुडविल पे आ गए। बेटा मैं आपको पूरा रिटायरमेंट का एक लॉजिक समझा रहा हूँ, और वो गुडविल से ही समझ आएगा आपको। ठीक है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं रिटायरमेंट में ज़्यादा खास। चलो जी, अब फर्म की जो गुडविल है वो है 2 लाख रुपए। कितनी है भाई? 2 लाख रुपए। अब सी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो सी को कितना शेयर मिलेगा? सी का शेयर मिलेगा 2 लाख इंटू 1/6। तो 2 लाख का 1/6 कितना होगा बेटा? बेटा अभी हम फिलहाल के लिए 30,000 ले लेते हैं, वैसे पॉइंट्स में आया बट कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। 30,000। ठीक है जी, अब सी को कौन देगा ये 30,000? ए और बी। किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो क्या थी? 3:2। तो एज कितनी देगा? 30,000 इंटू 3/5। ठीक है, और बी कितना देगा? 30,000 इंटू 2/5। चलो जी कर लेते हैं, 30,000 इंटू 3/5। भाई ए तो देगा 18,000 और बी देगा
12,000। ठीक है, यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी बेटा, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल, दैट्स इट। 18,000, 12,000, 30,000। किसी को कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ये बेटा पूरा रिटायरमेंट था, हमने ये समझा कि कौन पार्टनर जाता है कौन आता है, उसके होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब आ जाओ बेटा, रिटायरमेंट एज मच एज सेम है। जैसे तुम पहले रेशियोज करते थे, ऐसे रिटायरमेंट में भी तुम्हें रेशियोज की कैलकुलेशन करनी है। जैसे तुम पहले गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे, अभी मैंने आपको सिखाया गुडविल का ट्रीटमेंट, वैसे आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। जैसे आप पिछली बार मैंने आपको रिवैल्यूएशन एंड अदर लॉसेस एंड इनकम्स के बारे में बताया था, वही सेम है। फोर्थ, सेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और सेम बैलेंस शीट है, मतलब कुछ भी अलग है ही नहीं। तो सर इसके अंदर पढ़ना क्या है जो अलग है? सब कुछ ही सेम चलेगा। सबसे पहले पॉइंट पे तुम्हें क्या पढ़ना है, वो है लोन अकाउंट। दूसरे पॉइंट पे तुम्हें क्या पढ़ना है बेटा, वो है हिडन गुडविल। और तीसरे पॉइंट पे जो अलग है वो हमें क्या पढ़ना है बेटा, कैपिटल एडजस्टमेंट्स। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, जल्दी से आ जाओ बेटा। सबसे पहले आ जाओ लोन अकाउंट। लोन अकाउंट क्यों बनता है, कब बनता है, समझने की कोशिश करना प्लीज। सॉरी, देखो बेटा, तुम्हें पता है सी जा रहा है, तो ए और बी को मिलके सी का जो भी हिस्सा बनता है वो देना पड़ेगा। इन लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद सी का जो क्रेडिट बैलेंस आया, सी का जो बैलेंस आया, कौन सा बैलेंस आएगा सी का, क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सी की क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी डेबिट से। तो कितनी ज़्यादा है, सपोज करो सी की क्रेडिट साइड है 5 लाख से ज़्यादा। कितने ज़्यादा बेटा, 5 लाख से ज़्यादा। अब सी का जो रिटायरमेंट हो रहा है वो हो रहा है 1 अप्रैल 2024 में। ठीक है जी। अब फर्म को सी को ये पैसे पे करने हैं, तो फर्म के पास दो तरीके हैं, या तो फर्म इमीडिएटली कैश पे कर दे, या फिर फर्म लोन के थ्रू पे करे। अब फर्म कह रही है, इसको बेटा 6 लाख ले लो, फर्म कह रही है कि भाई मैं तो लोन के थ्रू पे करूंगी, हर साल 2 लाख, हर साल 2 लाख विद 10% इंटरेस्ट, विद 10% इंटरेस्ट। तो बेटा फर्म को है ना, इसके लिए अलग से एक लोन अकाउंट ओपन करना पड़ता है। इस लोन अकाउंट को बनाना हमें सीखना है। मैं इसी एग्जांपल से लोन अकाउंट बना के सिखा रहा हूं आपको। आ जाओ बेटा, लोन अकाउंट आ जाओ बेटा। डेट, बेटा लोन लाइबिलिटी है, ध्यान रखना लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है बेटा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। चलो जी बेटा, लोन लाइबिलिटी है, नीचे क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड लिखोगे तुम, क्या लिखोगे, इसको ओपनिंग बैलेंस लिखोगे 1 अप्रैल 2024 बाय, क्या लिखोगे बताओ बेटा, सीज कैपिटल। कितना आया बेटा पैसा, 6 लाख। अब बेटा 31 मार्च 2025 में तुम्हें इंटरेस्ट देना है, बाय इंटरेस्ट 60,000। ठीक है, अब डेबिट साइड में 31 मार्च को हर साल तुम पे कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पे लिखोगे टू बैंक। अब बेटा पे कितना कर रहे हो, 2 लाख प्लस 60,000। 2 लाख तो बेटा प्रिंसिपल का है और 60,000 बेटा इंटरेस्ट का है, तो टोटल पेमेंट कितनी होगी, 2,60,000। ठीक है, चलो बेटा इसका टोटल कर दो यहाँ पे, 6,60,000, 6,60,000। बेटा कितना बटा, कितना बचा, 4 लाख। ये तुम्हारा बैलेंस सीडी बचा है। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, 1 अप्रैल 2025 बाय बैलेंस बीडी कितना बेटा, 4 लाख।
अब बेटा 31 मार्च 26 को इंटरेस्ट लगा दोगे तुम, बाय इंटरेस्ट 40,000, 10% लगना है। अब बेटा यहाँ पे 31 मार्च 2026 को तुमने पेमेंट करी, तुम बैक कितनी पेमेंट करी बेटा, 2 लाख तो प्रिंसिपल का है प्लस 40,000 बेटा इंटरेस्ट का है, 2,40,000। ठीक है बेटा, चलो जी, बहुत आसान है, सिंपल है बिल्कुल। डेबिट क्रेडिट का मतलब समझ आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है बेटा। 4,40,000 का टोटल आ गया। अब यहाँ पे बैलेंस सीडी बचेगा, कितना बचेगा बेटा, 2 लाख। ठीक है जी। अब लास्ट ईयर है, 3 साल में दे रहा है वो, 3 साल में हर साल दे रहा है 2-2 लाख रुपए, तो 1/4/26 बीडी बैलेंस आ जाएगा बेटा कितना, 2 लाख। 31 मार्च 27 को बेटा इंटरेस्ट लगा दोगे तुम 20,000 बेटा। 31 मार्च 27 को तुम पेमेंट कर दोगे पूरी टू बैंक, 2,20,000, बस खत्म यार, खत्म लोन अकाउंट। बेटा नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी से आ जाओ। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा वो है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या होता है, देखो, सी एक रिटायरिंग पार्टनर है, अब रिटायरिंग पार्टनर को सपोज करो तुम्हें देने हैं 5 लाख रुपए, बट तुमने उसको दे कितने दिए, 6 लाख रुपए। एग्रीड अमाउंट था ये और पेड अमाउंट है ये, तो तुमने कितना फालतू दिया बेटा, 1 लाख। ये क्या बेटा, हिडन गुडविल। ये तुमने 1 लाख किस चीज का दिया बेटा, सी को ही दोगे ना गुडविल का पैसा, सी सैक्रिफाइसिंग है, ये तुमने 1 लाख गुडविल का दे रखा है। ऐसे निकालोगे तुम हिडन गुडविल कि कितना ज्यादा, उसका बनता था 5 लाख मगर कितना ज्यादा तुमने दे दिया, 1 लाख ज्यादा दे दिया, तो वो 1 लाख क्या है बेटा, हिडन गुडविल। ठीक है, जस्ट दैट्स इट, दैट्स इट। चलो बेटा आ जाओ, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं जो इसका सबसे मेन है। कैपिटल एडजस्टमेंट। बेटा 5 केस है इसके अंदर। केस नंबर 1, चलो केस नंबर 1 करते हैं। अब बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट किसको करना है बेटा, कैपिटल एडजस्टमेंट यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर्स को करना होता है। किसको करना होता है बेटा, रिमेनिंग पार्टनर को, क्योंकि एक पार्टनर तो ज्यादा जा रहा है अपना वो कैपिटल लेके, तो किसको अपना कैपिटल एडजस्ट करना है, रिमेनिंग पार्टनर्स को एडजस्ट करना है। केस कहता है तुम्हें क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन विल से दैट हाउ मच कैपिटल remaining partners need to maintain। बेटा क्वेश्चन तुम्हें बता के चलेगा, क्वेश्चन बोलेगा कि भाई इन्हें, इन दोनों पार्टनर को मिलके 8 लाख कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी। ये तुम्हारी मेंटेनेंस कैपिटल क्वेश्चन देके चलेगा केस 1 में। बेशक जो तुम्हारी एक्चुअल कैपिटल है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं एक्चुअल कैपिटल क्या होता है, प्रीवियस, जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो देख कर आओ यार। एक्चुअल कैपिटल सपोज करो ए की है 4 लाख और बी की है मान लो 3 लाख, बट अब इनको 8 लाख मेंटेन करनी है अपनी न्यू रेशियो में। मान लो इनकी न्यू रेशियो 3:2 है, तो 8 लाख 3:2 में मेंटेन करना है, तो 8 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई में 5, मतलब 4,80,000 तो मेंटेन करनी है ए भाई को, और माइनस 3,20,000 मेंटेन करनी है बी भाई को। तो ये कितना है इसके पास, 4,80,000 इसको और लेकर आना पड़ेगा, 80,000 इसको और लेकर आना पड़ेगा, और इसको कितना लेके आना पड़ेगा, 20,000 रुपये। तो ये जो भी पैसा इनको लेकर आना है, ये क्या करेंगे, अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट करेंगे। किस नाम से क्रेडिट करेंगे, कैश नाम से क्रेडिट करेंगे या फिर करंट, वो तुम्हें क्वेश्चन बताकर चलेगा। ये तुम्हारा केस 1 है। 3 वर्किंग नोट बनेंगे। पहला वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कैपिटल, जो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से निकालोगे, जैसे हमने एडमिशन में निकाला था। सेकंड कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेंस कैपिटल, जो क्वेश्चन में दे रखी है, बस न्यू रेशियो में बांटना है। थर्ड अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड और विड्रॉल, कि कितना अमाउंट तुम या तो घर लेके जाओगे या तुम घर से लेकर आओगे। तुम्हें 3 कैलकुलेशन करनी है, दैट्स इट, तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
चलो जी जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। केस नंबर 2। हाँ जी, केस नंबर 2 वो ये कहता है कि रिमेनिंग जो पार्टनर है ए और बी, हम ए और बी को रिमेनिंग मान के चल रहे हैं, इनकी जो एक्चुअल कैपिटल आई है ना भाई, इनकी जो भी एक्चुअल कैपिटल आई है उसी को बस न्यू पीएसआर में बांट दो, उसी को बस न्यू पीएसआर में बांट दो। मान लो इन दोनों की कैपिटल आई है, इसकी 3 लाख आई है एक्चुअल, जो पार्टनर्स कैपिटल से निकाली इसकी 2 लाख आई है। बस 5 लाख को क्या करो तुम न्यू पीएसआर में बांट दो। मान लो न्यू पीएसआर है इसकी 2:1, तो 5 लाख को न्यू पीएसआर में बांट दो। भाई ए का कितना होगा, 5 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई में 3, ए का होगा 3,30,000 और बेटा बी का होगा 1,70,000। बस ये तुमसे सेकंड केस ये कहता है। अब एक बात बताओ, ए को मेंटेन कितना करना, 3,30,000, बट इसके पास है कितना 3 लाख, तो इसको 30,000 रुपये लेके आना पड़ेगा, तो ये क्रेडिट करेगा। अब बी को मेंटेन कितना करना है 1,70,000, मगर है कितना इसके पास 2 लाख, मतलब इसके पास ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा अपने 30,000 रुपये लेकर जाएगा, तो ये अपने कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेगा। बात खत्म, ठीक है। चलो यार केस 3 पर आते हैं जल्दी से। केस 3 तुमसे, केस 3 क्या बोलता है, केस 3 तुमसे कहता है कि जो कैपिटल तीनों पार्टनर का रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले था, जो कैपिटल इन तीनों पार्टनर का ए बी और सी का रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले का है, कब से, रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले का है। और ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कितना है, तुम्हारे को क्वेश्चन में ना हमेशा एक बैलेंस शीट दी होती है फर्म की, वहां पे लाइबिलिटी साइड के अंदर हमेशा 3 बैलेंस लिखे होते हैं, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल। तो जो बैलेंस शीट में जो तीनों की कैपिटल दे रखी है ना, मान लो इसकी 3 लाख दे रखी है, इसकी भी 3 लाख दे रखी है और इसकी 1 लाख दे रखी है, तो इन तीनों को मेंटेन कितना करना है, मतलब इन तीनों की कैपिटल बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ये थी। अब इन दोनों को, सी तो चला गया, इन दोनों को मेंटेन कितना करना है, ये टोटल कैपिटल मतलब 7 लाख, मतलब मेंटेनेंस कैपिटल कितनी होगी ए और बी की 7 लाख मेंटेन करनी है, ठीक है। अब तुम्हें पता है एक्चुअल कैपिटल तुम निकाल लोगे, मेंटेनेंस कैपिटल आ गई, इसको तुम कौन सी रेशियो में बांटोगे, दोनों पार्टनर में न्यू पीएसआर के अंदर, इसको एनपीएसआर के अंदर बांटो, डिफरेंस निकालो, जो भी डिफरेंस आएगा या तो ज़्यादा आएगा या कम आएगा। अगर तुम्हारी मेंटेनेंस कैपिटल ज़्यादा है तो पार्टनर पैसा लेकर आएगा, वो क्रेडिट होगा, और अगर कम है तो पार्टनर लेकर जाएगा, वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। दैट सेट। चलो जी केस नंबर 4 पे चलते हैं, जल्दी से आ जाओ। केस नंबर 4 क्या कहता है आपका, केस नंबर 4 थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा ध्यान से समझ के चलना। एग्जाम्पल से लेते हैं। देखो तुम्हें फर्म का बैंक बैलेंस दे रखा है, मान लो 50,000, ठीक है जी। ए का एक्चुअल कैपिटल आया मान लो 70,000, बी का एक्चुअल कैपिटल आया मान लो 30,000, और सी को जो हमें पेमेंट करनी है, सी का जो क्रेडिट बैलेंस आया है, सी का क्रेडिट बैलेंस आया मान लो 80,000। तो क्वेश्चन तुमसे ये बोलता है, क्वेश्चन तुमसे कह रहा है सी को 80,000 रुपये देने हैं, तो तुम सी को 80,000 देने के लिए पहले बैंक का सारा पैसा यूज कर दो, बस बैंक में 10,000 छोड़ देना। बैंक में कितने छोड़ने हैं यहाँ पे 10,000, तो बैंक का हम कितना पैसा यूज कर सकते हैं 40,000, तो 10,000 बैंक में रह जाएगा। तो सी का 40,000 देने के लिए माइनस करो 40,000, हमने फर्म का बैंक का पैसा यूज कर लिया, तो सी को अब कितना पैसा देना पेंडिंग रह गया 40,000। तो ये 40,000 कौन देगा, ए और बी। मतलब अब ए और बी को कितना कैपिटल मेंटेन करना है, देखो 70,000 तो ए का है, प्लस 30,000 बी का है, प्लस 40,000 जो सी का बैलेंस बचा है वो, मतलब 1,40,000 मेंटेनेंस कैपिटल आ गई किसकी, ए और बी की। अब ये किस रेशियो में बांटोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो और सेम ट्रीटमेंट करोगे, सेम ट्रीटमेंट। मेंटेनेंस कैपिटल मिल गई, एक्चुअल कैपिटल निकाल लोगे, दोनों का डिफरेंस। क्लियर है, दैट्स इट बेटा। लास्ट केस है बेटा,
केस नंबर 5, केस नंबर 5 तुमसे सिर्फ सीधी सीधी बात बोलता है, भैया तीनों की एक्चुअल कैपिटल निकाल लो। ए की एक्चुअल कैपिटल 70,000, बी की एक्चुअल कैपिटल 30,000, और भाई सी को तुम्हें पेमेंट करनी है मान लो 50,000 की। तो टोटल देख लो, 1,50,000 मेंटेन करना है किसको, ए और बी को, किस रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। दैट्स इट। ये तुम्हारी कौन सी कैपिटल है बेटा, मेंटेनेंस कैपिटल है। एक्चुअल कैपिटल तुम्हारे पास ऑलरेडी है, मेंटेनेंस तुमने निकाल ली, डिफरेंस तुम निकाल लोगे। दैट्स इट। ये है तुम्हारा रिटायरमेंट, और इसके अलावा रिटायरमेंट के अंदर बेटा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सेम चीज़ चल रही है जो एडमिशन के अंदर है। एडमिशन जितना अच्छा होगा उतने बाकी सारे चैप्टर अच्छे होंगे। जल्दी से बेटा मूव करेंगे हम डेथ पर। चलो जी बेटा, डेथ ऑफ पार्टनर सेम एज रिटायरमेंट, डिट्टो सेम एज रिटायरमेंट, कुछ चेंज नहीं है। गुडविल का ट्रीटमेंट वही है, रेशियोज का ट्रीटमेंट, क्यों, क्योंकि वहां भी एक पार्टनर जा रहा था, यहां भी एक पार्टनर जा रहा है। एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। हमें यहां पे दो चीजें हैं जो पढ़नी है, एक है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, और बेटा एक है सेक्शन 37। ये वाला क्वेश्चन तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ये तो इसके बिना तो पेपर बनेगा ही नहीं, मैं लिख कर दे रहा हूं। 3 मार्क में तुमसे पूछेगा ही पूछेगा। समझने की कोशिश करते हैं। चलो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ए बी एंड सी ये फर्म में अपना बढ़िया पार्टनरशिप वगैरह कर रहे थे। 3:2:1 में ये लोग रेशियो बांट रहे थे, ठीक है। सॉरी, सी की डेथ हुई है 1 जुलाई 2024। सी की डेथ कब हुई है, 1 जुलाई 2024। अब सी का जो सारा हिसाब किताब है 31 मार्च 2024 तक तो भाई हो सकता है, क्योंकि यहां तक की तो हमारे पास बैलेंस शीट बनी हुई है, यहां तक की हमारे पास पूरी बैलेंस शीट बनी हुई है, तो यहां तक का तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ कैलकुलेटेड होगा। सी का कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे रिटायरमेंट में हो रहा था। बट इस डेट के बाद अप्रैल, मई एंड जून, ये जो 3 महीने हैं भाई, इन 3 महीने तो सी ने काम किया है ना, इन 3 महीने तो सी ने काम किया है। अब इन 3 महीने जो भी फर्म का प्रॉफिट हुआ होगा, इन 3 महीने जो भी फर्म का प्रॉफिट हुआ होगा, उस फर्म के प्रॉफिट में सी का भी तो हिस्सा है, सी को भी तो हिस्सा देना पड़ेगा। तो अब ये फर्म का प्रॉफिट कैसे निकाले, पहले पॉइंट, सी का हिस्सा कैसे निकाले, दूसरा पॉइंट। अब इसके 2 रास्ते हैं, इसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, फर्म बोलेगी भैया मैं तो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाऊंगी, मैं तो फाइनेंशियल्स बनाऊंगी, मतलब मैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगी, एंड दूसरा मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगी, मैं तो ये दोनों बनाऊंगी। बढ़िया है, अगर ये दोनों फर्म बना लें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधी एंट्री मारेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, दैट्स इट। जो भी आएगी वो हम बना लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा रास्ता, पहला रास्ता आप सबको समझ आ गया होगा। दूसरा रास्ता, फर्म कह रही है भैया हम फाइनेंशियल्स नहीं बना रहे। अब जब फाइनेंशियल्स नहीं बनाएंगे तो भी 2 वे हो सकते हैं। पहला वे कि फर्म रेशो चेंज कर रही है, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर है वो रेशो चेंज कर रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका, जैसे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे कि डेथ वाले पार्टनर का शेयर निकाल के रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल डेबिट करेंगे और उसका क्रेडिट करेंगे, एज इट इज सेम ट्रीटमेंट। ना तो ये पूछा जाना ना ये पूछा जाना, कोई सा नहीं पूछा जाना। जो पूछा जाना वो ये है कि वो रेशो चेंज नहीं कर रहे, वो रेशो चेंज नहीं कर रहे, उस टाइम पर तुम क्या करोगे, रेशो डिडंट चेंज,
बेटा उस अकाउंट के अंदर एक एंट्री पास होती है, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। सी का जो भी प्रॉफिट का हिस्सा आएगा 50,000 5,000 वो तुम P&L सस्पेंस से दे दोगे, दैट्स इट। ये होता है। अब जो बात आती है कि सर प्रॉफिट कैसे निकलेगा अगर फाइनेंशियल्स नहीं बन रहे, बेटा प्रॉफिट हमेशा निकलता है प्रीवियस ईयर के बेसिस पर। कौन से ईयर के बेसिस पर? प्रीवियस ईयर के बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल ले लो, 2023 में जो सेल्स हुई थी वो 50 लाख हुई थी, ठीक है, और जो इनका प्रॉफिट हुआ था मान लो वो 5 लाख हुआ था, ठीक है। अब 2024 में वो कह रहा है कि जो सेल्स है ना आपकी पॉजिटिवली ट्रेंड कर गई 20% से, मतलब आपकी सेल्स इस साल की 20% से बढ़ गई, मतलब 50 लाख थी 20% बढ़ गई, मतलब सेल्स इस बार की 60 लाख हो गई। और जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज था ना वो आपका 2% से डिक्लाइन हो गया। मतलब पिछले साल आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना था? 5 लाख डिवाइड बाय 50 लाख कितना हो गया? 10%। बट इस साल कितना हो गया? 2% से डिक्लाइन, मतलब 10% था, इस साल 2% कम हो गया, 8% का आपका प्रॉफिट रह गया। इसका मतलब इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ पिछले साल के बेसिस पर? भाई 60 लाख की तो सेल है, 8% का प्रॉफिट है, मतलब 4,80,000 का प्रॉफिट है। बट बेटा ये पूरे साल का या 12 महीने का है, हमें कितने महीने का चाहिए? अप्रैल मई जून, सिर्फ 3 महीने का चाहिए। तो बेटा कितना प्रॉफिट आएगा? 4,80,000 इंटू 3 डिवाइड बाई में 12, बेटा 1,20,000 प्रॉफिट है 3 महीने का। अब 1,20,000 तो 3 महीने का तीनों पार्टनर्स का है, हमें किसका शेयर चाहिए? हमें चाहिए भैया सी का शेयर डिवाइड बाय 6। 20,000 रुपये सी को हमें देने पड़ेंगे, और जिसके हम एंट्री के पास करेंगे बेटा P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 20 के एंड 20 के, दैट्स इट। ये एक मेन एलिमेंट था जो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा था, बाकी पूरा कैपिटल अकाउंट सब कुछ सेम है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम इसके, वो है सेक्शन 37। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन देखो, सी की डेथ प्रीवियस एग्जांपल में ले लो, सी की जो डेथ है वो कब हुई थी बेटा? वो हुई थी 1 जुलाई 2024 में सी की डेथ हुई थी। कोई दिक्कत यहां तक? बेटा इसको 1 जुलाई को पैसे मिल जाने चाहिए थे, बट हमने सी को पैसे दिए 31 दिसंबर 2024 में। कितने महीने लेट पैसे दिए? 7 8 9 10 11 12, बेटा 6 मंथ्स हमने इसको लेट पैसे दिए। इसकी पेमेंट जो बनती थी हमने ऊपर निकाली थी, याद है आपको? 20,000 रुपये बनती थी। इसको 20,000 रुपये इस दिन देने चाहिए थे, बट हमने 20,000 6 महीने लेट दिए। तो सेक्शन 37 कहता है कि फर्म के पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, या तो तुम इस 20,000 पे 6% का इंटरेस्ट दो फॉर 6 मंथ्स, जितने महीने लेट दिया है, मतलब 20,000 इंटू 6% इंटू 6/12 इंटू 6%, मतलब इसको या तो तुम 600 रुपये का इंटरेस्ट दो, या फिर ऑप्शन 2, सपोज करो फर्म ने इस 6 महीने के अंदर टोटल प्रॉफिट 50,000 का किया। टोटल प्रॉफिट कितना किया? 50,000 रुपये का। इसमें ए की कैपिटल लगी हुई थी मान लो 1 लाख, बी की कैपिटल लगी हुई थी 80,000, बट सी का ये प्रॉफिट भी तो इंक्लूड था। सी का प्रॉफिट दिया थोड़ी, तो हम तो यही मान के चलेंगे कि सी के प्रॉफिट को भी इन्होंने इंक्लूड करा 20,000। तो ये प्रॉफिट इतने पे था, तो हम निकालेंगे कि भैया सी के पैसों पे कितना प्रॉफिट कमाया। तो 50,000 डिवाइड बाय में 2 लाख इंटू में 20,000, 5,000 रुपये। तो फर्म के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 600 रुपये दे या फिर ये 5,000 रुपये दे, दैट सिट, और कुछ भी नहीं। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं जल्दी से। हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए, रिटायरमेंट, डेथ। बेटा नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, डिसोल्यूशन। बेटा डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन होता है बेटा फर्म को
बंद करना, फर्म को बंद करना। अब फर्म को बंद कैसे करोगे बेटा? फर्म को बंद करोगे दो तरीकों से। फर्म के जितने भी एसेट्स हैं उन सबको बेचो, और फर्म की जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उन सबको पे करो। अगर कुछ बच जाए तो सारे पार्टनर आपस में बांट लो, आपस में बांट लो, बात खत्म। अब इस चैप्टर के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, सीखने वाली चीज क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या होता है ये बेटा? रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट होता है। रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसके थ्रू हम सारे एसेट्स बेचते हैं, जिसके थ्रू हमारे जितने भी एसेट्स हैं हम उनको सोल्ड करते हैं, और बेटा हमारे पास जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं हम उसको पे करते हैं। तुम्हें पता है हर नॉमिनल अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है, जो मतलब डेबिट में आता है, वो सब क्या आता है? लॉसेस और खर्चे, और क्रेडिट साइड में बेनिफिट्स और इनकम्स। दैट्स इट। रियलाइजेशन में भी सेम चीज है। हमेशा ध्यान रखना, रियलाइजेशन की डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। बेटा जो भी डेबिट साइड होगी, कोई भी आपका डिसबेनिफिट है वो डेबिट होगा, और कोई भी आपका बेनिफिट है वो क्रेडिट होगा। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है। चलो, अब रियलाइजेशन अकाउंट है ना बेटा, कुछ रूल्स पे टिका है। हमें रियलाइजेशन को रूल्स पढ़ने पड़ेंगे सारे, ठीक है? पहला रूल आपसे क्या कहता है? ऑल द एसेट्स, बेटा नोट्स बना लेना इसके बेशक। ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, फिक्टिटियस एसेट्स, ठीक है? कैश एंड बैंक, फिक्टिटियस एसेट्स एंड लोन टू पार्टनर shall be debited to realization account। मतलब बेटा तुम्हारी बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स दे रखे हैं ना, जितने भी तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स दे रखे हैं, जितने भी तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स दे रखे हैं, वो सारे के सारे रियलाइजेशन के अंदर जाके क्या हो जाएंगे बेटा? डेबिट हो जाएंगे। क्यों? जब एसेट्स कम हो रहे हैं, तुम्हारा नुकसान है, और नुकसान रियलाइजेशन में क्या होता है? डेबिट। सारे एसेट्स किस पे? सेम बुक वैल्यू। डेबिट किस पे होंगे? सेम बुक वैल्यू पे जो तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है। मगर 3 अकाउंट कभी भी नहीं जाते, ये 3। कैश एंड बैंक सेपरेटली बन के ट्रीट होता है, फिक्टिटियस एसेट सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ होते हैं, एंड लोन टू पार्टनर भी सेपरेटली अकाउंट बना के ट्रीट होता है। ध्यान रखना बेटा, इस चीज को कभी भी भूलना मत, ठीक है? चलो नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं बेटा। ऑल द लाइबिलिटीज एक्सेप्ट रिजर्व्स, कैपिटल एंड लोन फ्रॉम पार्टनर shall be credited to रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा जितनी भी लाइबिलिटीज तुम्हारी बैलेंस शीट में है, वो कम हो रही है, लाइबिलिटीज कम हो रही है, तुम्हारा बेनिफिट हो रहा है, वो सारी क्या होंगी? क्रेडिट हो जाएंगी। मगर क्या क्या क्रेडिट नहीं होगा? रिजर्व्स। क्यों नहीं होंगे बेटा? ये डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे। कैपिटल बेटा ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा इसका, एंड लोन फ्रॉम पार्टनर बेटा इसका सेपरेटली एक अकाउंट बनेगा, सेपरेटली, ठीक है जी? चलो जी नेक्स्ट चलते हैं,
थर्ड रूल आ जाओ। थर्ड, ऑल द एसेट्स debited to the realization account shall be sold। सारे एसेट्स बिकेंगे if there is market value given in question, then sold on market value, otherwise on book value। That's it, that's it। कहने का क्या मतलब है, सारे एसेट्स बिकेंगे भाई जो तुमने डेबिट किए ना रियलाइजेशन अकाउंट में, सबको बेचना है। सबको बेचोगे तो पैसा आएगा, तुम्हारे लिए बेनिफिट है, तुम उसको क्रेडिट करोगे। क्वेश्चन में तुम्हें मार्केट वैल्यू गिवन होती है कुछ एसेट्स की, तो वो तुम मार्केट वैल्यू पे बेच दोगे, और जिनकी मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है वो तुम सेम बुक वैल्यू पे बेच दोगे। किस पे बेच दोगे? बुक वैल्यू, मगर बिकेंगे सारे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट रूल, फोर्थ, ऑल द लाइबिलिटीज shall be paid either on book value or market value if given। भाई जितनी भी लाइबिलिटीज है सारी बिकेंगी, या तो क्वेश्चन उसकी कोई मार्केट वैल्यू बता दे। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको बताऊं, एग्जांपल लो, मान लो तुम्हारी बुक्स में क्रेडिटर्स हैं 50,000 के, क्वेश्चन तुम्हें बोल दे कि हम क्रेडिटर को 35,000 दे रहे हैं, तो तुम ये डेबिट करोगे, ये डेबिट करोगे, ये पेमेंट डेबिट करोगे। बट अगर ये पेमेंट नहीं दिया, क्वेश्चन के अंदर नहीं बताया, तो तुम पूरा का पूरा 50,000 डेबिट कर दोगे, सारे पेमेंट करोगे, सारा पे करोगे। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। चलो जी नेक्स्ट रूल पर आते हैं, फिफ्थ, इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स के केस में देयर शैल बी अ मार्केट वैल्यू गिवन इन क्वेश्चन, अदरवाइज इंटेंजिबल एसेट्स शैल नॉट बी सोल्ड। मतलब इंटेंजिबल एसेट मतलब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये कोई भी अगर ऐसा एसेट है जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं दी, तो बेटा वो नहीं बिकेगा, वो क्रेडिट नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज को। 6 पॉइंट पे आ जाओ बेटा। ये 5 पॉइंट बहुत बेसिक थे, जिससे तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 6 से थोड़े एडवांस पॉइंट शुरू हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स बेटा मतलब क्या है अनरिकॉर्डेड एसेट्स? मान लो कुछ डेटर्स थे 50,000 के, जो तुम रिकॉर्ड करना भूल गया। अब पता चला कि यहाँ तो डेटर्स भी थे, इन लोगों से 50,000 रुपये लेना है। ये लिखा हुआ है कि देयर इज अनरिकॉर्डेड डेटर्स दैट आर 50,000, नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट। बट अगर ये बोल दिया कि डेटर्स से पैसे रिसीव हो गए 50,000 या 40,000 या 35,000, तो जितने भी रिसीव हो गए वो पैसा सीधा सीधा क्रेडिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर बाय कैश करके। दैट्स इट। चलो जी नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होती है बेटा? ऐसी लायबिलिटी है जो तुम्हारी रिकॉर्डेड ही नहीं है, जो तुम्हारी रिकॉर्डेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा क्रेडिटर्स है 50,000 के, जो तुम लिखना ही भूल गए थे, अब बता रहे हैं कुछ नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट। बट अगर तुमने ये पे करे हैं तो जितने भी क्रेडिटर्स पे करे हैं उसको तुम्हें डेबिट करना पड़ेगा टू कैश करके, जितने भी तुम पे कर रहे हो। दैट्स इट। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट रूल पर चलते हैं।
इफ देर इज एनी रिजर्व और प्रोविजन in against of any asset shall be credited to realization account। मतलब बेटा कोई भी अगर आपके पास कोई रिजर्व पड़ा है, कोई रिजर्व पड़ा हो या आपके पास कोई भी प्रोविजन पड़ा हो बट वो किसी असेट के अगेंस्ट में हो, तो वो आपको रियलाइजेशन में क्रेडिट करना है। सर अभी तो आप ऊपर बोल गए थे कि कोई भी रिजर्व प्रोविजन ही क्रेडिट नहीं होगा। बेटा होगा, बट कौन सा होगा? जो किसी के अगेंस्ट में बना होगा। एग्जाम्पल जैसे डेटर्स है, उसके अगेंस्ट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनते हैं, ये क्रेडिट होगा। जैसे इन्वेस्टमेंट होती है, उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना होता है, ये क्रेडिट होगा। तो ये सारी चीज क्रेडिट होंगी। आगे चलते हैं बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट रूल चलते हैं बेटा आगे। हमारा ये हो गया रिजर्व्स, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गया, रिजर्व और प्रोविजन हो गया। अब आते हैं बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर आपको बैलेंस शीट में के अंदर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया है और कुछ नहीं बताया, क्लेम के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया, तो कुछ नहीं करना। तो आपको पता है मैंने रिजर्व डालने के लिए मना किया, रियलाइजेशन में सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बट अगर मान लो बेटा क्लेम आपका 30,000 दे रखा है, जितना आपको क्लेम दे रखा है उतना पैसा तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जाकर क्रेडिट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? डन। चलो बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल, ये लास्ट रूल है। सपोज करो कि एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, 5 लाख रुपए का। कितने का? 5 लाख का। वो पार्टनर कह रहा है कि मैं इस लोन के बदले में आपकी एक मशीनरी लेकर जा रहा हूं 4 लाख रुपए की, और बाकी आप मेरे को कैश दे देना 1 लाख रुपए। अब इस केस में क्या होगा? लोन टू पार्टनर या लोन फ्रॉम पार्टनर तो कभी ट्रीट नहीं करते, बट अगर कभी भी पार्टनर के लोन के बदले में वो कोई एसेट लेकर जा रहा है, तो इस एसेट की वैल्यू हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगी। क्यों होगी? बेटा हमारा एसेट तो बिका है तो क्रेडिट होगी। हमारा एसेट तो बिका है ना, हमारा लोन कम हुआ, एसेट बिका, इसलिए वो क्रेडिट होगा, हमेशा ध्यान रखना। और कैसे होगा? बाय सीज लोन, यहां पे डालोगे तुम, फिर ब्रैकेट में लिख दोगे मशीनरी। ठीक है जी, चलो जी। उसके बाद लगभग बेटा आपका सारा खत्म हो गया। एक लास्ट रूल और पढ़ लो, 10th रूल, सिर्फ लास्ट रूल है। कभी भी कोई भी लाइबिलिटी के बदले में, अगर कोई भी लाइबिलिटीज के बदले में हमारा एसेट्स लेके जाता है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसका कोई भी ट्रीटमेंट बेटा नहीं होगा। मान लो क्रेडिटर्स हैं 50,000, वो भैया तुम्हारे बदले में 40,000 की एसेट लेके जा रहे हैं, तो इसको तुम्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं करके दिखाना। ठीक है, मगर लोन फ्रॉम पार्टनर के केस में अलग होगा। बस ये ध्यान रखना। अगर तुमने ये सब कर दिया ट्रीटमेंट, इसके हिसाब से रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया, फिर देखना तुम्हारी कौन सी साइड ज़्यादा है। अगर तुम्हारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो तुम प्रॉफिट में हो, अगर तुम्हारी डेबिट साइड ज़्यादा है तो बेटा तुम लॉस में हो, और ये पार्टनर्स में उनकी PSR में बट जाएगा। दैट्स ऑल बेटा। मैंने आपको फर्स्ट बुक के अंदर 95% कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिए। ठीक है, 95% ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करके अगर आपने सारे क्वेश्चन भी कर ले, इस बुक के 30 मार्क में से आप 25 मार्क्स ले लोगे। ठीक है जी, तो साइनिंग ऑफ, CA दीपक जैन। नेक्स्ट मैराथन में मैं आपको मिलूंगा सेकंड बुक की डिबेंचर और शेयर्स की रिवीजन कराने के लिए, और मेरा जो कोशिश रहेगी, मैं जो इशू ऑफ शेयर्स की रिवीजन है वो विद क्वेश्चंस कराऊंगा। मतलब मैं TS ग्रेवाल लेकर बैठना, मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएगा। और सेकंड नंबर डिबेंचर के मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझा के चलूंगा। सेकंड मैराथन आपकी कल तक आ जाएगी, बने रहो।
मेहनत करते रहो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझ तक पहुँचो। ओके दोस्तों, सी यू।